हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर है उसके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कंसीडरेशन के बारे में डिटेल में, एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसीडरेशन। व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन क्या होता है? ठीक है, तो सपोज करिए दो पर्सन है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो कंसीडरेशन क्या है? ये जो मिस्टर ए है, एक ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए बी ने मिस्टर ए को सर्विस प्रोवाइड की, कोई भी इनके लिए काम किया, सर्विस प्रोवाइड की, तो मिस्टर ए ने उसके बदले में इनको 10,000 रुपए दिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन बाय वन पार्टी। कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी कुछ वैल्यू है जो देता है वन पार्टी टू अनदर। यानी ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर बी को जो भी कुछ देते हैं इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस, क्योंकि मिस्टर बी ने अपना जो भी प्रॉमिस किया था वो फुलफिल किया है, उसके बदले मिस्टर ए इनको जो कुछ भी देते हैं, समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यूएबल चीज जो देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं इट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। ये जो दूसरी पार्टी है इसने अपने प्रॉमिस पूरा किया, कह लीजिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी थी वो की, या इन्होंने कहा था कि ये काम नहीं करेंगे तो इन्होंने अपना जो भी प्रॉमिस है उसको फुलफिल किया, उसके बदले में मिस्टर ए मिस्टर बी को जो भी प्राइस पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। ठीक है, एंड इट शुड बी ऑफ सम वैल्यू, ये कुछ कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए ने प्रॉमिस किया है टू सेल अ बाइक टू बी फॉर 50,000। जैसे ए जो है, एक दूसरा केस लेते हैं, ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि वो इसको बाइक बेचेगा, कितने का? 50,000 का बाइक बेचेगा। ठीक है, ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया टू सेल अ बाइक टू बी फॉर 50,000। ठीक, तो यहाँ पे जो बाइक है इट इज अ कंसीडरेशन फॉर, ये जो मिस्टर बी है ये इसको अमाउंट दे रहे हैं, एंड मिस्टर बी जो है उनके लिए कह लीजिए बाइक क्या है? इट इज अ कंसीडरेशन। इन्होंने अपना, मिस्टर बी ने अपना प्रॉमिस पे किया, प्रॉमिस पूरा किया, इन्होंने इनको 50,000 रुपए दिया जब इन्होंने इनको बाइक दी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करती है तो दूसरी पार्टी जो कुछ भी समथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ वैल्यू है वो पे करती है दूसरी पार्टी को, तो उसको कहा जाता है कंसीडरेशन। अब ये जो कंसीडरेशन है इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, कोई भी कंसीडरेशन वैलिड हो इसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है, या कह लीजिए पहला जो एसेंशियल चीज है किसी भी वैलिड कंसीडरेशन के लिए, वो ये है कि कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो भी प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, इसके इच्छा के अनुसार कंसीडरेशन होना चाहिए। ठीक है, द एक्ट या जो प्रॉमिस है मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ प्रोमिसर। ये जो प्रोमिसर है जिसने प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि वो ये काम करेगा, तो कंसीडरेशन जो है शुड बी अकॉर्डिंग टू द विश या एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। पहले इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है ना कि ये काम कर देगा, इसके बदले में 10,000 रुपए ये से देगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट, ये जो कंसीडरेशन तय हो रहा है, ठीक है, इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इसको 10,000 ठीक लग रहा है या 15,000 ठीक लग रहा है, तो जो भी अग्रीमेंट हुआ है तो इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अगला जो दूसरा एसेंशियल है वैलिड कंसीडरेशन का, ये है कि इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका क्या मतलब है? इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंसीडरेशन है मे बी प्रोवाइडेड बाय प्रोमिसी और इवन अ थर्ड पर्सन। ये जो कंसीडरेशन है, ये दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो जो कंसीडरेशन है ये कोई थर्ड पर्सन भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए ने प्रॉमिस किया टू पे बी इफ सी रिपेयर एज कार। ये ए जो है इसने प्रॉमिस किया कि ये पे करेगा बी को अगर सी ने इनकी कार रिपेयर कर दी, ए की, सी ने ए की कार रिपेयर कर दी, तो सी ने ए की कार रिपेयर कर दी, तो दिस इज अ वैलिड कंसीडरेशन। ठीक है, इसने प्रॉमिस फुलफिल किया ना, सी ने प्रॉमिस फुलफिल किया, उसके बदले में ये ए को जो भी अमाउंट है वो देगा। सी ने जो भी प्रॉमिस था कि ये कार रिपेयर करेगा ये फुलफिल किया, और उसके बदले में ए ने बी को कंसीडरेशन पे किया। ठीक है, तो वही है, तो इसको भी एक वैलिड मतलब कंसीडरेशन कहा जाएगा कि जो कंसीडरेशन है मे बी प्रोवाइडेड बाय कंसीडरेशन, कोई
कह लीजिए जो थर्ड पर्सन है वो भी प्रोवाइड कर सकता है। जो अगला एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ऐसा नहीं है कंसीडरेशन केवल अभी के लिए, कंसीडरेशन गिवन एट द सेम टाइम एज द प्रॉमिस, यानी जैसे ही प्रॉमिस फुलफिल हुआ वैसे ही कंसीडरेशन उसके लिए पे किया गया। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई पास्ट में कोई प्रॉमिस फुलफिल किया है उसके लिए भी कंसीडरेशन अभी पे किया जा सकता है। तो वही है, पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें तीनों चीजें आती हैं। समथिंग ऑलरेडी डन बिफोर द प्रॉमिस, यानी आपने मतलब पहले कुछ प्रॉमिस फुलफिल किया है तो उसके बदले में कंसीडरेशन अभी दिया जा सकता है। ठीक है, या कोई फ्यूचर में आप ये हमारा प्रॉमिस फुलफिल करेंगे उसके बदले में कंसीडरेशन दिया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी प्रेजेंट की बात हो, इसमें फ्यूचर और पास्ट की भी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। जो कंसीडरेशन है वो रियल होना चाहिए। ठीक है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इल्यूजरी या फिजिकली इम्पॉसिबल या लीगली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी अमाउंट दिया जा रहा है उसके बदले में जो भी प्रॉमिस दूसरी पार्टी फुलफिल करेगी वो कोई ऐसी एकदम अनरियल चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा कोई जादू करके दिखाना उसके बदले में हम आपको ये अमाउंट देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक इज नॉट रियल कंसीडरेशन। ठीक है, आपको कंसीडरेशन दिया जा रहा है, इसके बदले में आप ये प्रॉमिस फुलफिल, मतलब ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि कुछ एकदम जैसे नहीं इम्पॉसिबल सी चीज करेंगे, तो उसको वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, अगला जो एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन का दैट इज कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका क्या मतलब है कि देखिए ये दो पार्टी थी, इसने प्रॉमिस फुलफिल किया, कोई भी सर्विस रेंडर करना है, कुछ भी प्रॉमिस फुलफिल किया, तो उसके बदले में ये जो भी अमाउंट पे कर रहा है दिस शुड बी ऑफ सम वैल्यू। ऐसा नहीं है कि एकदम इक्वल वैल्यू का ही ये कंसीडरेशन पे करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके बीच में जो भी अमाउंट का अग्रीमेंट हुआ है वो कंसीडरेशन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ए सेल अ पेन वर्थ 100 रुपी फॉर 20 रुपी। ए ने, ये ए है, इसने 100 रुपए की पेन को 20 रुपए में इसको दे दिया। ठीक है, तो इसके बदले में इसने इसको 20 रुपए दिया और इसने 100 रुपए की पेन इसको दी। ये मतलब समझ रहे हैं? एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। सपोज करिए ये ए है एंड ये बी है। ठीक है, इसने इसको 100 रुपए की पेन 20 रुपए में बेची। ठीक है, इसने इसको कितना दिया, 20 रुपए दिया। ठीक है, बट इसने इसको 100 रुपए की पेन की वैल्यू वाली चीज दी ना, तो इसने 100 रुपए की पेन दी, तो क्या दोनों का अमाउंट मतलब कह लीजिए वैल्यू बराबर थी? नहीं। तो लॉ डज नॉट रिक्वायर इक्वल वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं है कि दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो जो कंसीडरेशन पे किया जा रहा है वो इक्वल वैल्यू की हो। बस बस ये चीज है कि इट हैज सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। छठा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, द कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी इलीगल, वो इलीगल फ्रॉडलेंट इमोरटल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्राइम करने के लिए जो है ए बी को कुछ अमाउंट दे रहा है और बी उसके बदले में कुछ मर्डर कर रहा है या कोई क्राइम करने के लिए, तो उसे कंसीडरेशन नहीं कंसीडर होगा एज पर लॉ। ठीक है, अगला क्या है, कंसीडरेशन मे बी एन एक्ट, एब्सेंटेंस और प्रॉमिस। इसका मतलब क्या है कि देखिए कंसीडरेशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कुछ करने के बदले में ही कंसीडरेशन मिले, कुछ न करने के बदले में भी कंसीडरेशन पे होता है। अगर दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि आप ये काम नहीं करेंगे तो इसके बदले में आपको ये पैसे मिलेंगे, तो वो भी कंसीडरेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ए ने प्रॉमिस किया है बी को, ए ने प्रॉमिस टू पे बी इफ बी स्टॉप फाइलिंग अ लॉ सूट। ठीक है, ये जो ए है वो बी को देगा 10,000 रुपए अगर बी जो है इस पे केस नहीं करेगा, जो बहुत कॉमन है, पैसे देके चीजें सेटल कराई जाती हैं। तो ए जो है बी को कंसीडर मतलब ये पे कर रहा है अमाउंट 10,000, क्यों? क्योंकि उसके बदले, किसके बदले में दे रहा है कि ये वो पर्टिकुलर एक्ट नहीं करेगा, ये इन पे केस नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बी को वो जो एक्ट है वो नहीं परफॉर्म करने के बदले में कंसीडरेशन मिल रहा है। तो कंसीडरेशन में भी एन एक्ट या एब्सेंटेंस हो सकता है या प्रॉमिस हो सकता है। ठीक है, तो ये 7 एसेंशियल एलिमेंट हैं कंसीडरेशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल। देखिए, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसीडरेशन नहीं है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन
इज वॉइड। कोई भी अग्रीमेंट अगर उसमें कंसीडरेशन नहीं है तो वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। ये जो रूल है ना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल्दो कंसीडरेशन इज एसेंशियल, ऑल्दो कंसीडरेशन बहुत जरूरी है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो इसके लिए कंसीडरेशन बहुत जरूरी है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशन ऐसे भी हैं जहां पे अग्रीमेंट वैलिड होता है इवन विदाउट कंसीडरेशन, यानी वहां पे कंसीडरेशन नहीं है पर फिर भी अग्रीमेंट क्या है, वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला जो एक्सेप्शन है दैट इज अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यानी जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक फादर ने प्रॉमिस किया है राइटिंग में टू गिव प्रॉपर्टी टू हिज सन। एक फादर है, वो राइटिंग में उसने विल वगैरह बनाई है जिसके तहत वो अपने बेटे को प्रॉपर्टी देगा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई कंसीडरेशन पे किया जा रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये दिस इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बस खास बात ये है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये जो अग्रीमेंट है राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, एंड ये अग्रीमेंट क्लोज रिलेटिव के बीच में होना चाहिए। तो कोई भी अग्रीमेंट आउट ऑफ लव अफेक्शन अगर इस टाइप का है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे एग्जाम्पल है ये दे रहा है, तो ऐसा मतलब तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। तो ये दूसरा एक्सेप्शन है, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। यानी पास में कुछ अपनी इच्छा से मिस्टर बी ने कोई वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड की थी, तो उसके बदले में इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये कुछ कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सेप्शन है। तीसरा क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का क्या मतलब है कि सपोज करिए ए ने बी को कार गिफ्ट की है वॉलेंट्री, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट है रिमेन वैलिड दो बी हैव नथिंग इन रिटर्न। यानी ए ने बी को गाड़ी गिफ्ट की, तो ऐसा नहीं है कि उसके बदले में बी को कुछ कंसीडरेशन कुछ अमाउंट पे करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई गिफ्ट है तो वो भी एक्सेप्शन में आता है। अगला है एजेंसी। तो अगला जो एक्सेप्शन है दैट इज इन केस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप जिसमें एक प्रिंसिपल होता है एक एजेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे भी कोई कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अगला जो है दैट इज चैरिटी। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, नेक्स्ट एक्सेप्शन है चैरिटी। अगर सपोज करिए एक पर्सन ने प्रॉमिस किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा फॉर चैरिटेबल पर्पस, एंड उसके बेसिस पे जो प्रॉमिसी है उसने लाइबिलिटी ले ली है, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के बेसिस पे प्रॉमिसी ने लाइबिलिटी ले ली है, ठीक है। ये थे मिस्टर ए, इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे चैरिटेबल पर्पस से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बेसिस पे ये जो प्रॉमिसी है इन्होंने लाइबिलिटी ले ली, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस प्रॉमिस। तो ये अग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। तो ये छठा एक्सेप्शन है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज डॉक्रिटीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। डॉक्रिटरी ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डॉक्रिटीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कहता है कि ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू और बी स्यूड ऑन इट। यानी जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट अगर दो लोगों के बीच में हुआ है तो जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं पे स्यू किया जा सकता है, यानी केस किया जा सकता है, वही केस कर सकती है और उन्हीं पे केस किया जा सकता है, ये बात कहता है। कोई थर्ड पार्टी आके नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें कहा गया है, ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है यही स्यू कर सकती है, यही लीगल केस कर सकती है, और बी स्यूड ऑन इट, और इन्हीं पे केस किया जा सकता है। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का जो पर्सन है, द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी, यानी जो एक मिस्टर सी है कहीं बाहर से, ये दे कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते। भले ही इन्हीं के बेनिफिट में यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में, भले ही इन्हीं के बेनिफिट में हुआ है, लेकिन ये इनको स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये जो डॉक्ट्रिन है दिस इज रिकॉग्नाइज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ये रिकॉग्नाइज है, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन ओनली बिटवीन द पार्टीज। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है
ये क्रिएट करता है लाइबिलिटी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। ये जो दो पार्टीज हैं इनके क्या अधिकार है, इनके क्या ऑब्लिगेशन है, ये क्रिएट करता है। थर्ड पार्टी हैव नो लीगल राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कोई थर्ड पार्टी है, मिस्टर सी है, इनका कोई लीगल राइट नहीं है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इनके बेनिफिट में हुआ है, ही कैन नॉट स्यू। भले ही इनके बेनिफिट में हुआ है, स्यू नहीं कर सकते हैं। ए इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे 1000 टू सी। ए जो है ए बी, ठीक है, ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ टू पे 10,000 टू सी। ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए जो है पे करेगा 10,000 रुपए सी को, ठीक है, बी पे करेगा, ठीक है, ए नहीं, बी पे करेगा 10,000 सी को। और अगर मिस्टर बी नहीं पे कर पाए तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो मिस्टर सी है ये बी को स्यू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई। यही कह रहे हैं कि बाहर का कोई पर्सन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही स्यू कर सकती है। कोई बाहर का मिस्टर सी जो है, अगर दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी अगर अमाउंट नहीं पे कर पाती है तो ऐसा नहीं होगा, बाहर के मिस्टर सी जो है वो, क्योंकि वो पार्टी नहीं है तो वो स्यू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन, एक सेकेंड, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट। अगर कोई बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, इसका मतलब क्या है, बेनिफिशियरी स्यू कर सकती है ट्रस्टी को। ठीक है, बेनिफिशियरी जो है ट्रस्टी को स्यू कर सकती है, भले ही बेनिफिशियरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, लेकिन बेनिफिशियरी ट्रस्टी को स्यू कर सकती है। पहला एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है, फैमिली अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, वहां पे जो डिपेंडेंट होते हैं या जो इंडिविजुअल होते हैं जिन्हें फैमिली प्रॉपर्टी का एक पोर्शन असाइन किया गया है, दे कैन ऑल्सो स्यू फॉर देयर बेनिफिट। वो भी अपने बेनिफिट के लिए स्यू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, एजेंसी। जो प्रिंसिपल कैन स्यू और बी स्यूड फॉर एक्ट ऑफ एन एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जानते हैं, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है इट कैन स्यू। ये जो प्रिंसिपल है वो स्यू भी कर सकता है, केस कर भी सकता है, और इस पे भी केस किया जा सकता है फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। एजेंट ने किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके बदले में प्रिंसिपल को भी स्यू किया जा सकता है और प्रिंसिपल भी स्यू कर सकता है। ठीक है, फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट, एजेंट के एक्ट के लिए इसको भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो अधिकार हैं इट कैन बी असाइन टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के जो अधिकार हैं ये दूसरी पार्टी को भी, थर्ड पार्टी जो होती है उसको भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो दीज फोर आर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में बहुत बार आया है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी क्या कह लीजिए, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का क्या मतलब है, इसका मतलब है लीगल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू इंटर इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट। इसका मतलब है क्या कानूनी एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एंटिटी के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कोई भी बाइंडिंग अग्रीमेंट कर सके। ठीक है, कुछ कंडीशन बताई गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अगर तीन बेसिक कंडीशन बताई गई है, थ्री प्राइमरी कंडीशन बताई गई है। अगर वो कंडीशन फुलफिल मतलब अच्छा, मतलब इन तीन जो कंडीशन बताई गई है, अगर पर्सन या एंटिटी इन तीन कंडीशन में फॉल करता है तो फिर वो जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कह लीजिए। ठीक है, तो वही बात है। तो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड द पार्टी इन्वॉल्व इन द लीगली एलिजिबल ऑफ एज एंड ऑफ साउंड माइंड। यानी कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकती है जब उसकी एज जो है एलिजिबल एज होगी एंड वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड होगा। ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, a contract is a deemed legally enforceable and valid only if the participating parties are legally competent at the time of signing। यानी कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तभी जब एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय जो पर्सन या जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही है वो मतलब अनसाउंड माइंड की ना हो और उनकी एज जो है वो मेजॉरिटी एज में हो, माइनर ना हो। ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें आपको तीन जो कंडीशन है, तीन प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ दैट पर्सन मीट थ्री प्राइमरी कंडीशन। यानी
कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है अगर वो इन 3 कंडीशन में फिट है। तो पहला क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी, यानी माइनर नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, माइनर नहीं होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है वो एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी लॉ के तहत, जो भी उस समय के लॉ के तहत है। जैसे बात करें इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से 18 ईयर एज होनी चाहिए या उससे ऊपर वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में, ये पहले भी डिस्कस हुआ है जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है, ठीक। दूसरी जो कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो वैलिड होगा। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो मेंटली इल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है वो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट समझ में आना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट, ठीक है। अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता है, ठीक। तीसरा जो कंडीशन है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीसरी जो कंडीशन है जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी तीसरी जो कंडीशन है कि पार्टी शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए कुछ लोगों को लीगली प्रोहिबिटेड है फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अ पार्टी मस्ट नॉट बी लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ पार्टीज हैं उन्हें कानूनी तौर पे वो प्रोहिबिट नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। जैसे कुछ डिस्क्वालिफाइड है जिन्हें कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रोहिबिट किया गया है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, कन्विक्ट्स, जो अपराधी हैं वाइल सर्विंग अ सेंटेंस, यानी कोई अपराधी है अभी सजा काट रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस के दौरान दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब क्या है कि इंडिया की किसी कंट्री के साथ अगर वॉर चल रही है तो वहां के सिटीजन के साथ वी कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है, इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है वो इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगला क्या है, फॉरेन फॉरेन जो डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, तो दे पजेस लीगल इम्यूनिटी, तो इनको लीगल इम्यूनिटी मिली होती है तो इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ 3 बेसिक कंडीशन है, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये 3 बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। पहली क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरी क्या है, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तीसरी क्या है, लीगली वो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। डिस्क्वालीफाई किसको किया गया है, अगर कोई अपराधी है या अपराधी ड्यूरिंग द सेंटेंस, ठीक है, ये बात है, अपराधी ड्यूरिंग द सेंटेंस या एलियन एनिमी या इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल या फिर फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक। अब एक बात है, ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जानना जरूरी है। देखिए इससे क्या होगा, जो पर्सन ऑफ इनसाउंड माइंड है तो उसका कह लीजिए वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, माइनर भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनका गलत फायदा उठा के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। माइनर है जो कॉन्ट्रैक्ट तो समझ भी नहीं रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड उसके साथ हो गया। तो इससे क्या होगा, फेयरनेस बनी रहेगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब रीजन है, इसी रीजन से डिफाइन किया गया है कि कौन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।